स्टार्ट। नमस्कार। आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उसमें दिनचर्या के बाद ऋतुचर्या हम लोगों ने स्टार्ट किया। ऋतुचर्या में हम लोग 40 श्लोक तक पढ़ चुके हैं, 41 तक बेसिकली। अब हम लोग को क्या करना है, वर्षा और शरद ये द्वि ऋतुओं की चर्या पढ़नी है। तो बेसिक जो इम्पोर्टेंट था वो ग्रीष्म ऋतु का चर्या था, वो हम लोगों ने पढ़ा, वही थोड़ा डिटेल में रहता है। उसके अतिरिक्त हेमंत ऋतु बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन आपका वर्षा ऋतु आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वर्षा ऋतु में आप देखिए क्या दिया हुआ है। वर्षा ऋतु में जो है, वर्षा ऋतु की चर्या देखिए। आदान काल की जो ऋतु है, शिशिर बसंत ग्रीष्म, वर्षा के प्रभाव से क्या होगा, दुर्बल शरीर वाले प्राणियों की पहले से ही हुई मंद की हुई जठराग्नि इस वर्षा व ऋतु में वात और दोषों को और भी अधिक मंद पड़ जाती है, क्योंकि उक्त दोष से जल के भार से लटकते हुए आकाशों द्वारा आकाश बादलों द्वारा छाए रहने पर तुषार युक्त एवं शीतल वायु के स्पर्श से पृथ्वी में से निकलने वाली भाप के प्रभाव से आहार के अम्ल विपाक से, ठीक। आप एक बात समझिए कि वर्षा ऋतु में क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। और वर्षा ऋतु किस ऋतु का किसका काल था, ये आप देखिए। शिशिर बसंत ग्रीष्म ये था किसका, आपका आदान काल था। वर्षा शरद और हेमंत ये क्या है, विसर्ग काल। तो अभी क्या होगा, धीरे धीरे क्या है कि सूर्य का बल कमजोर होगा और चंद्रमा का बल मजबूत होता जाएगा और व्यक्ति का बल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हमको इसको ध्यान देना है कि इसी प्रकार से वर्णन किया हुआ है कि जो ग्रीष्म ऋतु में क्या था, अग्नि क्या थी, बिल्कुल मंद थी, दुर्बल अग्नि थी, इसलिए हम उस तरह का भोजन ले रहे थे। अभी क्या होगा, अग्नि धीरे धीरे हमारी बढ़ेगी। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है, उसको आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी में से निकलने वाली भाप के प्रभाव से आहार के अम्ल विपाक होने से इस काल में मैले जल के प्रयोग से जठराग्नि के मंद पड़ जाने से दोष कुपित होकर एक दूसरे को दूषित करने लगते हैं, ठीक। इसलिए क्या होता है कि अभी जठराग्नि बढ़ी नहीं है, जठराग्नि क्या है आपकी मंद है, अब यहाँ से स्टार्ट होगी। तो हमें आहार विहार उसी प्रकार से लेना है। तो आप देख लीजिए, इसमें सबसे पहले तो दो तीन चीज़ें जो अंडरलाइन करना उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये आप देख लीजिए कि इसमें पहले से ही जो अग्नि क्या है, मंद है, ये पीछे का आदान काल का बता रहा, ठीक। इस समय क्या हो रहा है, आकाश में क्या है, बादल छाए हुए रहते हैं। बादलों के छाए रहने से क्या होता है, तुषार युक्त मारुता सहसा शीतलिंच, सहसा क्या होता है, शीतल वायु का संपर्क होता है, क्योंकि वर्षा शुरू होती है। इससे क्या होता है, पृथ्वी से भाप निकलेगा, क्योंकि बारिश होगी तो पृथ्वी से भाप निकलना शुरू होगा। और आहार जो होता है वो अम्ल विपाकी हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, अम्ल विपाक हो जाएगा। और जो जल जो होता है वह, चूंकि बारिश हो रही है तो जल आपका क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, चाहे नदियों का जल हो, चाहे कूप का जल हो, या सरोवर का जल हो, तो क्या हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा, जठराग्नि मंद पड़ जाएगी और एक दूसरे को क्या करते हैं, दूषित होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें उस तरह का आहार विहार लेना चाहिए जो वातायन दोषों का शमन करने वाला हो। और क्योंकि देखिए, वर्षा ग्रीष्म वर्षा शरद ये वात के प्रकोप की स्थिति है, ठीक। जठराग्नि क्या है, वर्धन करे, उसका हमें सेवन करना है। अब आगे देखिए, तो ये शरीर शुद्धि आप करेंगे। शरीर शुद्धि इसमें किस तरह की शरीर शुद्धि आप करेंगे, आप देखिए। आस्थापनम शुद्धम अनुजीडे धान्यम रसान कृतान, कि इस ऋतु के आरंभ में वमन विरोचन के द्वारा तो आप शुद्धि करवा सकते हैं। इसके लिए अब बेसिक आप देखिए कौन सा दोष है इसमें, किसका प्रकोप है, वात दोष का। तो क्या आप लेंगे, आस्थापनम, आस्थापन बस्ती का सेवन करें, ठीक। जैसे बसंत में वमन कराए थे, यहाँ पे क्या कराएंगे, आस्थापन बस्ती का प्रयोग करेंगे। एक्चुअली क्या है, बस्ती का प्रयोग करना है, वही है ना, शरीर जनाम दोषानाम क्रमेण परम औषधम बस्ती वेरेकम वमनम। तो बस्ती हम वात के समन के लिए करते हैं, वात के प्रकोप का समय है। आहार क्या लेंगे, आहार में क्या देख लीजिए अपना, पुराने जल, पुराना चावल, जौ गेहूँ इस सबको खाइए। जांगिलम पिस्तम यूसान, ठीक है। मध्यवरिष्ठम चिरंतनम, मध्यवरिष्ठ देख लीजिए, ये मांस रस हरड़ ये सब दिया हुआ है। पुराना मधु, पुराना आसव, अरिष्ट, सवर्चल, काला नमक, पंचकोल ये सब याद रखिएगा, ठीक है। मस्तु क्या होता है, तक्र को बोलते हैं। तो मस्तु सवर्चलम माध्यम पंचकोलम व चूड़ितम दिव्य कौपम, दिव्य कौपम सितम चंभो भोजनम त्वत दुर्दिने, ठीक।
ये सारी चीज़ों का क्या करना है, आपको सेवन करना है। पंचकोल क्या होता है, उसमें देख लीजिए, पिपली, पिपरामूल, चव्य चित्रक, नागरमोथा, ये क्या होता है, पंचकोल होता है। तो ये पंचकोल चूड़ित जो है, आप जो है जो तक मट्ठा वगैरह है, मस्तू वगैरह में, वो सब डाल करके अब उसका सेवन करिए। इन्हीं चूर्णों को आप मांस और मांसरस और जूस आसव आदि में भी आप मिला सकते हैं। ठीक। जल कैसा होगा, जल किस तरह का सेवन करेंगे, देख लीजिए। स्वच्छ जल, वर्षा का जल जो स्वच्छ जल माना जाता है, और जब वह किसी तालाब वगैरह में चला जाएगा तब वो दूषित होता है, ऐसा मानते हैं। तो वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए बताया गया है। तो वर्षा का जल हो या कुआं का जल हो या फिर पका कर शीतल किया हुआ हो, ऐसे जल का सेवन करें। क्यों? क्योंकि जल दूषित, पहले वाटर रिसोर्स क्या होता था, ओपन होते थे ना, तो तालाब हो गया, कुआं हो गया, नदियाँ हो गई, तो बारिश हो रही है तो क्या होता था, उमड़ जाती थी वो, अपना वो सारी मिट्टी वगैरह सब मिल जाता था। तो इन्होंने बोला कि आप तो जल, वर्षा का जल ही एकत्रित कर लीजिए। कुएं का जल यूज कर रहे हैं तो कुआं ढका होना चाहिए, उसका आप जल यूज कर सकते हैं, या फिर पका करके शीतल किया हुआ नहीं, पानी उबाल लीजिए, उसके बाद उसको सेवन करिए। ठीक। सेवनी आहार विहार देख लीजिए क्या है। अपादचारी सुरभि सततम धूमि धूपितांबर, यानी कि अपादचारी मतलब आपको नंगे पैर नहीं चलना है। ठीक। भूमि या कीचड़ में नहीं चलना चाहिए। सुरभि, इत्र आदि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करें। धूपित अंबर, जो जो भी आप वस्त्र आदि होगा उसको अगरू आदि की धूप आप दे करके ही अपना, देखिए फंगल इन्फेक्शन का चांस रहता था, तो अगरू वगैरह क्या होता था, एंटी बैक्टीरियल होते हैं और एंटी फंगल होते हैं, इसलिए इसका धूप देने के लिए बोलते हैं। हर्म पृष्ठे वसेद वाष्प शीतम सीकरम वर्जित, यानी छत के ऊपर चारों ओर से खुले कमरे में निवास करें जहाँ पृथ्वी से निकलने वाली भाप न हो। ये शुरुआत, जब वर्षा ऋतु होगी तो शुरुआत में ऐसी कंडीशन होगी, 4-5 दिन तक आपको बहुत उलझन होती है, इसलिए उन्होंने बोला है कि खुले कमरे में आप निवास करिए। ठीक। सर्दी न हो, वर्षा की बौछारें न पहुँचते हो। ठीक। शीत शिखर वर्जते, वाष्पी शीत शिखर वर्जिते, वहाँ पे सर्दी न हो और वर्षा की बौछारें न पहुँचती हो, ऐसा हो। ठीक है। हर्म पृष्ठ क्या होता था, हर्म का अर्थ होता था राजाओं श्रीमानों के निवास गृह में उनका घर का ऊपरी पार्ट, जिसको अट्टालिका, ये समझ लीजिए कि जो क्या बोलते हैं आप उसको, आज के समय में टेरिस बोल सकते हैं, तो टेरिस बोल सकते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते थे, हर्म पृष्ठ या अट्टालिका बोला जाता था। ठीक। फिर आता था त्याज्य विहार, क्या नहीं करना चाहिए। नदी जलोह मंथा स्वप्ना आसात तापस्य तजेत, क्या करना चाहिए, नदी या नद के जलों को और पतला मट्ठा या छाछ को न पिए, सत्तू का सेवन मना कर दिया। मंथाह से दिन में भी न सोएं और अधिक परिश्रम न करें और धूप का भी सेवन न करें। आतप त्यजेतम, धूप का सेवन न करें। तो वर्षा ऋतु में नदी का सामान्य रूप से निषेध किया गया है, तो जाहिर सी बात है वो गंदी हो जाती थी, इस वजह से मना किया जाता था। ठीक। और अपना भाई ऊपर पीछे दिया है कि भाई नंगे पैर न चलें क्योंकि पैर गंदा होगा, फिर ये सारी चीज़ें, तो ये बेसिक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसमें ध्यान रखते पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। फिर आता है आपका शरद ऋतुचर्या। शरद, जो कि देखिए हेमंत पढ़ चुके हैं, लास्ट ऋतु हमारी। तो शरद ऋतु क्या है, वर्षा शीतोचित अंगानाम सहसे वार्षाकार रश्मि भी तप्ता नाम संचितम वृष्टो पित्तम शरदी कुप्य तेजयातम घृतम तिक्तम बिरिकु रक्त मोक्षणम। अब यहाँ पे शरद ऋतु आ गया तो किसका प्रकोप होता है, ये पित्त का प्रकोप होता है। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, विरेचन कराना चाहिए, रक्त मोक्षण कराना चाहिए, तो वही दिया हुआ है। देखिए प्राणियों में पित्त का क्रमशः संचय होता रहता है। ठीक। शरद ऋतु के आ जाने पर एकाएक सूर्य की किरणें तेज हो जाती हैं, उससे क्या होता है, उससे अगर आपको बचाना है तो उस समय विजय पाने के लिए, विकार पैदा न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तिक्त घृत का सेवन, विरेचन और रक्त मोक्षण करना चाहिए। पूछ सकते हैं कि घृतम तिक्तम विरेको रक्त मोक्षणम किसकी चिकित्सा है, तो आप बताना चाहिए चिकित्सा जो है पित्तज विकार की चिकित्सा है। पित्त प्रकोप कब हो रहा है, शरद ऋतु में हो रहा है। ये शरद ऋतु का पार्ट है प्रिवेंटिव मेडिसिन के एस्पेक्ट से, कि आपको बीमारी न हो। ठीक है। आहार विधि क्या रखेंगे आप, तो जाहिर सी बात है पित्त समन वाले, तो कषाय तिक्त मधुरा पित्तम अन्य तु कुर्वंती श्लोक याद किए होंगे। तो कषाय तिक्त मधुर क्या होता है, वह क्या करता है, पित्त का आपके समन करता है। तो ऐसे आधार, तो ऐसे पदार्थ जो आहार रस चीज़ों को लीजिए जिसमें तिक्त प्रधानता हो, मधुर रस की प्रधानता हो और कषाय रस की प्रधानता हो। ठीक है।
तिक्तम स्वादु कषायम च क्षुदितो अन्नम भजेत लघु सालिनम मुदिताम धाति पटोलम मधु जांगलम। तो क्या है, मूंग है, चावल है, मिश्री, खाड़, परवल, मधु, जांगल प्राणियों के मांस रस का सेवन करें। इतना हो गया। अब आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो आता है आपका हंसोदक। हंसोदक पहले कहाँ वर्णन है आप देख लीजिए, हंसोदक कहाँ है, शरद ऋतुचर्या का पार्ट है। वहां पे उन्होंने दिया है कि इस समय कैसे जल का सेवन करना चाहिए। डायरेक्ट पूछा जाता है कि हंसोदक क्या होता है। तो हंसोदक देखिए क्या है, तप्तम तम त अंशु विकिरणम शीतम शीतांशुरम रश्मि भी, यानी कि जो दिन में सूर्य की किरणों से तपा है, तप्त अंशु किरणम यानी सूर्य की किरणों से तपा हुआ, और शीतम शीतांशु सुरश्मि यानी शीतांशु, अंशु किसके लिए, चंद्रमा है, तो रात में जो है वो क्या होगा, चंद्रमा के प्रकाश से शीतल हुआ या उसकी किरणों से शीतल हुआ। समन्ताद अप्य अहोरात्रम अगस्त्येना निर्विषम। ठीक, जो है जो अगस्त तारा होता है, इसको याद रखिएगा, जो अगस्त तारा जो निकला हो उसके द्वारा वह निर्विष हो जाए। ठीक, ऐसे सूची हंसोदकम नाम निर्मलम मज्जीलम, ऐसे निर्मल मतलब जिसमें मल नहीं है, निर्मल दोषनाशक जल को, या पवित्र मतलब सूची मतलब पवित्र जल को हम क्या बोलते हैं, हंसोदक बोलते हैं। ठीक, तो एक तो याद रखना है कि तप्तम तप्तांशु विकिरणम शीतम शीतांशु रश्मि भी समन्त्या आप्य अहोरात्रम अगस्त्येना निर्विषम शुचि हंसोदकम नामम निर्मलम निर्मलम मज्जी जलम। तो इतना हो गया। उसके बाद आगे जो पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कई बार की पूछी हुई है कि इसका गुण बताया, तो गुण बोला, क्या बोला, न अभिसंधि न व रुचम पानादि अमृतोपमम, यह बहुत अभिसंधि नहीं होता है, न अधिक रुच्छ होता है, पान आदि के लिए क्या होता है, यह अमृत के समान होता है, पीने के लिए क्या होता है, अमृत के समान होता है। इस तरह जो चरक बताएं वो भी सेम इसी तरह से, वो भी हंसोदक के बारे में बोलते हैं, तो हंसोदक वहाँ भी ऐसे ही वर्णन किया हुआ है। ठीक, वहाँ पे लिखा है दिवा सूर्यांशु संतप्तम। ठीक, तो उस तरह से अगस्त्येना विशीकृतम आहपान कान गाहिसु, तो सेम चीज़ है, सेम मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे चूंकि अष्टांग हृदय आपका सिलेबस है तो आपको इसको याद करके रखना है कि जहाँ पे तप्तम तमतांशु किरणम शीतम शीतांशु रश्मि भी आ गया तो आप उसको समझ जाएंगे कि ये हंसोदक के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, हंसोदक को ही भाव मिश्र ने क्या नाम दिया है, अंशुदक भी बोलते हैं इसको, एक दूसरा नाम क्या है, अंशुदक बोलते हैं, ये भी याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। भाव मिश्र ने हंसोदक को क्या बोला है, अंशुदक बोला है। ठीक, अच्छा, हंस उदक क्यों बोलते हैं, तो हंस में होता है ना, हंस में निर्छिर विवेक होता है कि उसको वो अगर कितना भी गंदा रहता है, लोग बोलते हैं उसमें से भी वो शुद्ध जल ही पीता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक होता है, दूध और जल को अलग करने की क्षमता होती है, तो उससे निर्छिर विवेक ही हंस के पास होता है। इसलिए बोला कि हंस उदक, ऐसा जल जो हंस पीने के योग्य समझता हो, इतना पवित्र है। इसी वजह से क्या है कि ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अब इसको देखिएगा। फिर आता है विहार विधि, ये भी पूछा हुआ है। रजनी मुख, रजनी मुख किसको बोलते हैं, ये भी पूछा हुआ है, रजनी मुख किसको बोलेंगे। ठीक है, रजनी मुखे, तो रजनी मुखे क्या होता है, रात्रि काल होने से 1-2 घंटा तक शुरुआत जो रहता है, रजनी मुख यानी रजनी मतलब रात हो गई, मुख मतलब रात्रि का प्रारंभ जहाँ से है। रजनी मुख में चंदन, खस और कपूर का लेप लगाकर, मोतियों की माला धारण करके, साफ सुथरे वस्त्र पहन करके, चूना पुते हुए, यानी सौधवलम चंद्रिका, सौधेसु सौधवलम चंद्रिका रजनी मुखी, ऊपरी छत पर बैठ करके और उज्जवल चांदनी का सेवन करें, ये चर्या बताया गया। सायंकाल में छत पे बैठिए, रजनी मुखम मतलब रात में अभी शुरुआत हुई है तो आप 1-2 घंटे के लिए सायंकाल बैठ सकते हैं। अपथ्य निषेध क्या है, क्या नहीं लेना चाहिए, 10 वस्तुओं का इन्होंने बोला कि नहीं यूज करना चाहिए, तो अब देख लीजिए। तुषार क्षार सौहित्यम दधि तैल तैल वसात पानम तीक्ष्णम मध्यम दिवा स्वप्नम पुरोवातान परित्यजेत, याद कर लीजिएगा। ओस का सेवन, क्षार भरपेट भोजन करना मतलब अति सौहित्यम, दही हो गया, तैल हो गया, वसा हो गया और तेज धूप हो गया, आतपान, तीक्ष्ण मध्य हो गया और दिवा स्वप्नम हो गया, और पूर्ववात मतलब पूरब दिशा से बहने वाली वायु, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये कौन सी ऋतु पढ़ रहे थे हम लोग, शरद ऋतुचर्या है। ठीक, अब आता है कि हम संक्षिप्त में अगर ऋतुचर्या पढ़नी हो तो क्या हो सकता है, तो उन्होंने यहाँ पे कंपाइलेशन किया, देख लीजिए कि शीतकाल में
ये श्लोक पढ़ दे रहा, शीते वर्षांशु च आद्यस्तीनाम बसंते अत्यांत रसान भजेनम स्वादु निगाधे सरदे स्वादु तिक्त कसायकान सरदम संत्यम रुच्छम शीतम घर्मांत अंत्यो अन्नपानम समासेन विपरीता मतो अन्यथा। तो 6 ऋतुओं का इन्होंने एक 3 लाइन के श्लोक में सब बता दिया है। क्या दिया है? शीतकाल में और वर्षा ऋतु के आरंभ में 3 रस का सेवन करें। क्या करें? मधुर, अम्ल, लवण का सेवन करें। बसंत ऋतु में अंतिम 3 यानी तिक्त, कटु, कषाय का सेवन करें, जो जिससे बलवान हो रहा था। ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से क्या बोला? मधुर रस का सेवन करें। एक ही चर्या दिया, ठीक है। स्वादु निधागे, स्वादु मतलब मधुर, निधागे मतलब यहाँ पे किसका प्रयोग है? ग्रीष्म ऋतु का। सरदी स्वादु तिक्त कषायनम, शरद ऋतु में क्या करिए? मधुर तिक्त कषाय का सेवन करिए। सरदान बसंत्यो रुच्छम शीतम, तो शरद ऋतु में आप क्या करिए? रुच्छ अन्न का सेवन करिए। घर्मांतम यानी ग्रीष्म और घनांत यानी कि शरद ऋतु में शीत गुड़ का सेवन करिए, अन्नपान का सेवन करिए, शीत प्रधान। और हेमंत, शिशिर और वर्षा में इनके विपरीत जो ऋतु बच गई है, हेमंत, शिशिर और वर्षा, इसमें इसके विपरीत सेवन करिए। तो अगर आपको ऊपर का सब अच्छे समझ में आएगा तो ये संक्षिप्त चर्या भी आपको समझ में आ जाएगी। कुछ चीज़ें इसमें याद रखिएगा, जैसे वो आपको बता दे रहा है, ये जो दिया हुआ है, 1 मिनट, ये वाला स्वादु निदाघे, ये वाला याद रखिएगा। बेसिकली ये पूछ सकता है कभी को, ठीक है। और तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो संक्षेप में करके इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। बाकी ये कुछ चार्ट बनाया हुआ है, ये चार्ट मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर ले रहा, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चार्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये संहिता, इस संहिता का नहीं है, इस वजह से आप लोग इसको नहीं भी याद करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये राशि से ऋतुओं की तुलना की गई, ये भी कभी कोई पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बसंत ऋतु में जो है मीन मेष, और ग्रीष्म में वृष मिथुन, वर्षा में कर्क और सिंह, शरद में कन्या तुला, हेमंत में वृश्चिक और धनु, और शिशिर में मकर और कुंभ। तो ये आप याद कर लीजिएगा, मतलब आपको आना चाहिए, अभी नहीं, बाद में इस पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको याद रहे तो अच्छा है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके आगे चलते हैं। फिर आता है हाँ, क्षय प्रकोप प्रशमन का, ये चार्ट तैयार कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। उसी चार्ट से ये फाइनल चार्ट उन्होंने बना रखा है, ठीक है। रस सेवन विधि देख लीजिए कि हमें किस तरह के रस का सेवन करना चाहिए। नित्य सर्वरस अभ्यास स्वाधिकम अमृतम, प्रतिदिन हमें 6 रसों का यानी मधुर, अम्लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रसों का सेवन करना चाहिए। जो सभी रसों का सेवन करते हैं वह क्या होता है? बल देने वाला होता है। और जिस ऋतु में जिन जिन रसों का विशेष निर्देश दिया गया उनको उस ऋतु में सेवन करिए। बाकी अपना जो हम लोग पढ़ते हैं चरक सूत्र 25 में अग्रह में, वहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, स्वर रस अभ्यासो बल करणाम, सभी रसों का सेवन करने से सबका बल बढ़ता है। एक रस अभ्यास हो दुर्बल्य कराणाम, एक रस का सेवन करते हैं तो दुर्बलता आती है, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें लोग, किसी ने साल्ट छोड़ दिया था, नमक छोड़ दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है, धीरे शरीर वीक होता है और घटनाएं घट जाती हैं। सारे जो हमारे मसल्स हैं और हार्ट है, इन सबको काम करने के लिए 6 रसों की जरूरत होती है, तो हमें नित्य प्रतिदिन 6 रसों का सेवन करना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ऋतु संधि। ऋतु संधि कहते किसको हैं? ऋतुओ अंत्या आदि सप्ताह ऋतु संधि इति स्मृता, तत्र पूर्वो विधि त्याज्य सेवनी अपरः क्रमात्। ये शॉर्ट नोट है, आता है, इसको याद कर लीजिएगा, तीनों लाइन याद कर लीजिए। असत्मजा ही रोग सेव सहसा त्यागशीलनाथ। अब ये किसको बोलते हैं? ऋतु अंत आदि सप्ताह ऋतु संधि विस्मृता, स्मृता, यानी 2 ऋतुओं के जोड़ को हम ऋतु संधि कहते हैं। कैसे बना है? प्रथम ऋतु का अंतिम सप्ताह, ऋतु आदि, अंत्य आदि सप्ताह, तो एक ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, उन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 दिन का क्या हो जाता है? ऋतु संधि होता है। इसमें करना क्या चाहिए? तत्पूर्वो विधि त्याज्यम सेवनियो अपरः क्रमात्, क्रमशः क्या करना चाहिए? पहले ऋतु की चर्या को छोड़ दीजिए और अगले ऋतु की चर्या का अभ्यास शुरू कर दीजिए इन 15 दिनों में, ठीक। अचानक अगर आप चेंज करें तो क्या होगा? अस्यात्मजा ही रोगा शिव सहसा त्यागशीलनाथ। यदि आप पहली ऋतु को सहसा छोड़ करके दूसरी ऋतुचर्या को प्रारंभ कर देंगे
तो इस व्यतिक्रम से असात्म जनित रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए बोला कि क्रम से आपको छोड़ना है। तो पहला क्वेश्चन आता है ऋतु संधि किसको कहते हैं? ऋतु संधि में दिन कितने होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋतु संधि बोलते हैं। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे तीसरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। चौथा चैप्टर जो है हम लोग इस रूप में देखेंगे, जैसे आपने दिनचर्या ऋतुचर्या कर ली, तो उस ऋतुचर्या में अगर हम ऐसे फिर स्वस्थ रक्षा आपकी बनी रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे? रोगानुपादी अध्याय की व्याख्या करेंगे, चतुर्थ चैप्टर। ठीक है, तो अगर आपको दिया गया चैनल में कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।